वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए आज सेट नंबर 3 लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग बिहार एसआई मेंस सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर उनमें से एक भी योग नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की थी? तो दोस्तों, यह टिप्पणी की गई थी जॉन लॉरेंस के द्वारा। जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था, अगर उनमें से एक भी योग नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अगला प्रश्न देखते हैं। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो दोस्तों, वह राज्य था अवध। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया था? तो दोस्तों, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 1881 का कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो दोस्तों, कमिश्नर टेलर ने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इन चारों जगह 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला कथन है, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। तो दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। तो दोस्तों, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है,
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? तो दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र हुई थी 9 अगस्त 1925 को, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भगवती देवी के नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में पटना में महिलाओं के एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 ईस्वी में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया था B.S. मुंजे ने तथा डॉक्टर M.R. जयकर ने। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों यह चारों के चारों दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी तथा एसेज ऑन द गीता, यह चारों के चारों दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग का दोस्तों कार्यकाल था 1856 से लेकर 1862 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए जो कि सही सुमेलित नहीं है, सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू, जो कि गलत दिया गया है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बम्बई में बहराम जी मालाबारी ने किया था। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। वेद समाज के संस्थापक थे श्री धड़ल्यू नायडू, धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव और देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनेल कार्टेस को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी?
तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो दोस्तों भारत का पहला मजदूर संगठन था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संगठन था। इसकी स्थापना 1890 में नारायण मेधाजी लोखंडे ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था दोस्तों। चौड़ी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हुई थी। चलिए दोस्तों इसको सजा लीजिए। तो दोस्तों पहले हुआ था प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1918 में हुआ था। फिर इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और फिर 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था और लास्ट में चौड़ी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 2 1 3। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों 1911 ईस्वी में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? तो दोस्तों वह अधिनियम था 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो दोस्तों ब्रोकन विंग्स प्रमुख रचना है सरोजिनी नायडू की। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? चलिए देखते हैं। पहला कथन है दोस्तों, शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। तो दोस्तों यह कथन शेरशाह के बारे में सही दिया गया है। अगला कथन है, शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन देखते हैं,
शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। चारों के चारों कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बहराम शाह ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो दोस्तों मलिक अंबर का संबंध अहमदनगर से था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो दोस्तों कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालक्रमानुसार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले हुआ था दोस्तों दास प्रथा का अंत जो कि 1562 में हुआ था, और फिर हुआ था तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो कि 1563 में हुई थी, और इसके बाद जजिया कर की समाप्ति हुई थी जो कि 1564 में हुई थी, और फिर लास्ट दसाला प्रणाली लागू करना जो कि 1582 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दारा सिखों की सूफी मत से प्रभावित था? तो दोस्तों दारा सिखों कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 2 आब में अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो दोस्तों धोलावीरा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। पहला था दुर्ग भाग, दूसरा मध्यम भाग एवं तीसरा निचला भाग। धोलावीरा की खोज दोस्तों 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थापित एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय 383 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है?
पहला कथन है वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था। परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था। यहाँ तक तो दोस्तों कथन सही हो जाएगा, लेकिन आगे परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक गलत हो जाएगा। परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था, ना कि मातृसत्तात्मक। अगला कथन है वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। तो दोस्तों यह भी कथन सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वेद त्रि या त्रि में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है। तो दोस्तों वेद त्रि या त्रि में अथर्ववेद सम्मिलित नहीं होता है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रि या त्रि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है सम्यक तप, जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण तथा सम्यक ज्ञान, यह तीनों दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो दोस्तों मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध था गुप्तचर व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखते हैं ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट तथा बड़ात शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ई दोस्तों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापद स्वामिनी की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों पाल वंश के धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामिनी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी। वज्जी महाजनपद की राजधानी दोस्तों गिरिवर्ज नहीं थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, जबकि गिरिवर्ज राजगीर मगध महाजनपद की राजधानी थी। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। अंग की राजधानी चंपा थी, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी तथा कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला प्रश्न देखते हैं मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। इसमें जो सम्मिलित नहीं था वह था क्षत्रिय, जबकि किसान, सैनिक तथा कारीगर या शिल्पी, यह तीनों दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्वीडन। अगला प्रश्न देखते हैं किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है।
तो दोस्तों नेपाल देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो दोस्तों कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड में स्थापित किया गया है। केरल सरकार के द्वारा कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है विजयनगर को। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू की है? तो दोस्तों माँ योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों हैदराबाद शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? तो दोस्तों दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है तेलंगाना में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है चीन तथा अल सल्वाडोर को। ऑप्शन ई दोस्तों सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों फिलीपींस गोल्डन राइस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का
विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 67.37% है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान है। तो दोस्तों बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान है 1,00,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद था 50,555 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक्स बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक्स बनाने वाली दुनिया का पहला देश है रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है रजनीकांत जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया गया है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे 2021-22 के लिए नॉस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नॉस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है रेखा मेनन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रवें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों क्षेत्रवें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद जी को। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को क्षेत्रवें संयुक्त राष्ट्र महासभा का भारी बहुमत से अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और इसके बाद हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी वैक्सों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो दोस्तों सभी वैक्सों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बना है वेयान गांव, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है शकुंतला हड़क सिंह जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए 650 बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया भर के अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया था 31 अगस्त को। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 31 अगस्त 2021 को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितना राशि देने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 1000 रुपये राशि देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत की गई है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने टीका एक्सप्रेस नाम से दोस्तों एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 20 का 1 में किसी भी आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों यह सही दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 20 का 2 में दोहरे दंड से मुक्ति है। तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 20 का 3 में किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 22 का 2 में किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। अनुच्छेद 22 का 1 में होगा, न कि 2 में। अनुच्छेद 22 का 1 में किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ऑप्शन डी दोस्तों सही हो जाएगा। हमें गलत का पहचान करना था तो
ऑप्शन डी गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 2 से। अनुच्छेद 47 के तहत बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से। अनुच्छेद 51 के तहत गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। अनुच्छेद 42 के तहत मातृ लाभ अधिनियम है। और दोस्तों डी का मिलान हो जाएगा 1 से। अनुच्छेद 40 में दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया था। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। पहला है वह अपनी अनुमति दे सकता है, तो दोस्तों यह सही दिया गया है। अगला है वह अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, यह भी दोस्तों सही है। अगला है वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। अगला है वह बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है वह बिल को प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित रख सकता है, तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, लेम डक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों लेम डक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य है नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से असत कथन का चयन करें। इसमें जो गलत दिया गया है उसकी पहचान करना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा। विधायी कार्य 3 बजे से लेकर 6 बजे, जो कि गलत दिया गया है। विधायी कार्य दोस्तों 2 से 6 बजे तक होता है। और भोजनावकाश 1 बजे से 3 बजे, जो कि गलत दिया गया है। भोजनावकाश दोस्तों 1 से 2 बजे तक होता है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक, प्रश्नकाल 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। ऑप्शन ई दोस्तों सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो दोस्तों राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इससे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो दोस्तों भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर संसद का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा।
अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह कौन सा था? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर विधेयक। भारतीय राष्ट्रपति के इतिहास में ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने वर्ष 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है। संविधान के अनुसूची 4 में राज्यों के राज्यसभा सीटों की बंटवारा से संबंधित है। सबसे अधिक राज्यसभा सीट यूपी में 31 है, दूसरा महाराष्ट्र में 19 है, तीसरा बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 11, मध्य प्रदेश में 11 तथा गुजरात में 11 है। यानी कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यह तीनों में दोस्तों 11 सीटें हैं राज्यसभा की। और महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र में दोस्तों 19 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% अनुमानित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, उपयोगिता से अभिप्राय है आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति। उपयोगिता से अभिप्राय है दोस्तों आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया दोस्तों इस्पात संयंत्र और एक तरफ दिया गया दोस्तों सहयोगी देश। तो दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा, एक का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, राउरकेला का जर्मनी से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, बोकारो इस्पात संयंत्र रूस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि जोत के ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है दोस्तों सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम की जोत। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला है छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जोत। यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है दोस्तों बड़ी जोत 5 हेक्टेयर से अधिक की जोत, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। बड़ी जोत
10 हेक्टेयर से अधिक होती है। तो दोस्तों हमें सत्य कथन का चयन करना था, तो दोस्तों ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था? तो दोस्तों एम.एन. राय के द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो दोस्तों वर्ष 2020-21 में भारत के कर्नाटक राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। मक्का के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। पहला हो जाएगा कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों सन 1944 में गांधीवादी योजना लाया गया था श्री मन्ना नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 8वीं योजना में शुरू किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में किया गया था, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1992 से लेकर 1997 तक। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद कहा जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा को लघु संसद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के आधार पर भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 90% ग्रामीण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है? तो दोस्तों दूध के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो दोस्तों राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, वह है ब्याज दर, जबकि करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण यह तीनों दोस्तों राजकोषीय नीति का उपकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है? तो दोस्तों आरोग्य धारा 2.0 का संबंध है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध है आयुष्मान भारत जन
आरोग्य योजना से। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो दोस्तों वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.9% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी की अणुओं की संख्या में अंतर कितना है? तो दोस्तों जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर है 3/2। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? तो दोस्तों जिरकोनियम जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि टिटेनियम, एस्टेटाइन तथा फ्रांसियम यह तीनों दोस्तों रेडियो एक्टिव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। पहला है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यह तो दोस्तों सही दिया गया है। दूसरा है संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। चारों के चारों दोस्तों सही दिए गए हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। साबुन का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों साबुन का सूत्र होता है C17H35 COONA। साबुन का सूत्र होता है दोस्तों C17H35 COONA। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिक की त्रिज्या है? तो दोस्तों नाभिक की त्रिज्या है इसकी द्रव्यांश संख्या के घनमूल के समानुपाती। नाभिक की त्रिज्या है दोस्तों इसकी द्रव्यांश संख्या के घनमूल के समानुपाती। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो दोस्तों इसमें मूल भौतिक राशि हो जाएगा बल, विद्युत धारा, ताप और कार्य। ऑप्शन ई दोस्तों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाती है आसवन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एंटीजन को कौन नष्ट करता है?
तो दोस्तों एंटीजन को नष्ट करता है एंटीबॉडी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बेकेलाइट के निर्माण में फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति की अनुरूप ध्वनि है? तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक ध्वनि 30,000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुरूप ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक फिलोसफी जूलॉजी किसने लिखी है? तो दोस्तों पुस्तक फिलोसफी जूलॉजी लिखी है लेमार्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में, तो दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया के मामले में किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड, तो दोस्तों किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड लागू बल की दिशा में चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो दोस्तों समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मछली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, लिथियम का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, सोडियम का प्रयोग रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, पोटेशियम का प्रयोग तंत्रिका आवेगों का स्थानांतरण में किया जाता है। डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, सीजियम का प्रयोग परमाणु घड़ियों में समय रक्षक के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी अदिश राशियां हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें अदिश राशि हो जाएगा विद्युत धारा, तापमान, कार्य और घनत्व। ऑप्शन डी दोस्तों सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण है विद्युत धारा, कार्य, तापमान, घनत्व, दाब आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहरा निषेचन किसकी अनूठी विशेषता है? तो दोस्तों दोहरा निषेचन विशेषता है एंजियोस्पर्म का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो घटना नहीं होती है वो है ऑप्शन सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण जो कि प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, जबकि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में
अपचयन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। यह तीनों घटना दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैकक्लिंटोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है किस अंग द्वारा निर्मित होते हैं? तो दोस्तों यह निर्मित होते हैं गोल्गी बॉडी के द्वारा। लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है गोल्गी बॉडी के द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम है? तो दोस्तों मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले होगा मुंह, फिर होगा ग्रास नली, फिर पेट, फिर छोटी आंत में, तब बड़ी आंत में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्वों का सही क्रम हो जाएगा, पहले होगा ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, उससे कम हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन, तब कैल्शियम। मानव शरीर में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन जिसका परसेंट है 63%, कार्बन का है 18%, हाइड्रोजन का है 10%, नाइट्रोजन का है 3% और कैल्शियम का है 1.4%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? तो दोस्तों पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम हो जाएगा युग्मक, फिर होगा युग्मनज, फिर भ्रूण, तब अंकुर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? तो दोस्तों हीमेटिन जो कि प्रोटीन नहीं है, जबकि मायोसिन, एल्बुमिन तथा एक्टिन यह तीनों दोस्तों प्रोटीन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो दोस्तों स्तनधारियों में निषेचन होता है फलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। ऑप्शन ई दोस्तों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की सहिति है? तो दोस्तों पीतपिंड अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं का सहिति है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है। तो दोस्तों एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है एलर्जी से। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्यों में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों मनुष्यों में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए पीसीआर का उपयोग किया जा सकता है। पीसीआर का दोस्तों फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, गोभी किस प्रकार का मरुस्थल है?
तो दोस्तों गोबी मरुस्थल है शीतोष्ण कटिबंध प्रकार का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन बी और 3, एन्नोर आंध्र प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है। एन्नोर तमिलनाडु में है और तूतीकोरन भी तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 और 3 गलत दिए गए हैं, बाकी दोस्तों सही हैं। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित है, नावासोवा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? तो दोस्तों वह देश है यमन, जो कि खाड़ी देश में शामिल नहीं है। इस 6 देश खाड़ी देश में शामिल हैं, उनके नाम हैं कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन गति से चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों वह कारक नहीं है, वह है औसत वर्षा। औसत वर्षा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत में पहली बार 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र मिल स्थापित हुआ, लेकिन वाणिज्यिक रूप से यह सफल नहीं हो सका। इसके बाद 1854 ईस्वी में C.N. डावर ने बम्बई में सूती वस्त्र मिल का सफल संचालन शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणीय है? तो दोस्तों वर्तमान में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य देश में अग्रणीय है और दूसरा स्थान पर है राजस्थान। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं या इसका PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। 141 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 142 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 143 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 144 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 145 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। 146 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी। 147 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 148 का आंसर होगा ऑप्शन ई। 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। अगला आंसर देखते हैं। अगला आंसर 149 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, और 150 का आंसर होगा ऑप्शन ए। थैंक यू।